देखिए क्या होता है हमारे शरीर में, जब भी आप चर्चा करते हो अपने शरीर में प्रतिरोधकता की, ये सब इससे जुड़ा हुआ है, इम्यूनिटी से। ठीक है, जब आप इसकी बात करते हो, हमारे शरीर में मूल रूप से जो हमारा रक्त है, इसमें एक प्रकार की कोशिकाएं होती है ना, जिसको बोलते हो सफेद रक्त कणिकाएं, WBC जिसको। ये WBC कई प्रकार के होते हैं, पढ़ा होगा, ईस्नोफिल होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, पढ़े होंगे इसके बाद। इनका उपयोग कैसा है? हमारे शरीर में जो प्रतिरोधकता बनी हुई है वो इस प्रकार से बनी हुई है कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई एक जंतु, जीवाणु अथवा कुछ भी, जिसको हम कह सकते हैं एंटीजन। एंटीजन, अब ये एंटीजन क्या हो सकता है? हमारे शरीर के बाहर का कुछ भी। और इसकी पहचान होती किससे है? हमारे शरीर पे एक प्रोटीन लगा रहता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं पे प्रोटीन लगे रहते हैं। ये शर्करा युक्त प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। ये हमारे सेल की, हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो आप इंडिया के नागरिक हो, आपका आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड है। आधार कार्ड है तो आप इंडियन हो, या पासपोर्ट है तो इंडियन। वैसे ही हमारे शरीर की कोशिका पे जो प्रोटीन लगा हुआ वो उसकी आइडेंटिटी, उसका आधार कार्ड। और कहीं दूसरी कोशिका कोई भी हो, चाहे जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो, अथवा किसी दूसरे मानव के शरीर की कोशिका हो, अथवा किसी जंतु की कोशिका हो, चाहे कुछ भी हो, जिसपे इसके जैसा प्रोटीन नहीं लगा, वो सब क्या है? एंटीजन। वो सब एंटीजन होता है। अगर वो हमारे शरीर में एंटीजन घुस जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे शरीर में तो वो घुस नहीं पाता है, क्योंकि हमारे शरीर में त्वचा हो गया, उसके ऊपर तेल लगा हुआ है, वैक्स है, ठीक है, पेट में एसिड होता है, कहीं से भी घुसने की कोशिश करेगा वो आसानी से घुस नहीं सकता। इन सब को पार करके जब वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो सबसे पहला काम होता है, जैसे ही शरीर के अंदर गया, शरीर के अंदर बजने लगती अलार्म। ठीक है, शरीर के अंदर बजता विसल। बुखार आता है ना, जब बीमारी आनी होती है उसके पहले बुखार आता है ना, बुखार एक बीमारी का लक्षण है, बीमारी नहीं है मूल रूप से। ठीक है, तो जैसे ही आएगा वो इसलिए आता है क्योंकि यहां पर ये जो इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये तीन जो सुने, उसमें से खास तौर पर ये वाले बेसोफिल, ये जैसे ही किसी एंटीजन को देखते हैं ये टूट के बिखर जाते हैं, डर जाते हैं एंटीजन को देख, टूट के बिखरते हैं तो शरीर के अंदर हिस्टामीन इत्यादि बढ़ जाते हैं, जिससे बुखार आना शुरू। बाकी ये इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल मिलकर के क्या करते हैं? इसके पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं। अपनी गाड़ी इसके पीछे लगा देते, सायरन लगा देते, उसके भाग रहा है, सायरन लगा करके वो सेल भाग रहा है उसके। ठीक है, यहां पे जैसे ही उसने ये पकड़ा, पीछे से एक बड़ा हवलदार, मोटा हवलदार आ जाता है, जिसको कहा जाता है मोनोसाइट। मोनोसाइट कोशिका, अथवा जिसको प्राकृतिक किलर सेल भी कहा जाता है, नेचुरल किलर सेल। ये आता है और इसको मार देता है। यहां कहानी खत्म हो जाती, पिक्चर द एंड। लेकिन ये जो जीवाणु है अथवा एंटीजन हमारे शरीर में आया है, ये और ज्यादा ताकतवर है। ये क्या करेगा? ये इससे बाहर नहीं, मोनोसाइट को मार के बाहर निकल। जब मोनोसाइट को मार के बाहर निकल जाता है या उससे आगे बढ़ जाता है, मोनोसाइट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तब उस समय पर हमारे पूरे इम्यून सिस्टम के जो ताऊ हैं, मतलब जो हेड ऑफ द इम्यून सिस्टम है, उनके पास खबर भेजी जाती है। और वो हेड ऑफ द इम्यून सिस्टम कौन से हैं? टी सेल। ये टी सेल क्या है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के चाणक्य होते हैं। जैसे हमारे एक है ना चाणक्य, जिनको अभी मॉडर्न चाणक्य जिनको बोला गया, वैसे ही हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के चाणक्य होते हैं। क्या होते हैं? ये रणनीति बनाने में माहिर होते हैं कि शरीर के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई भी जीवाणु इत्यादि, विषाणु या कोई भी एंटीजन आ गया तो उसको कैसे मारेंगे। ये क्या करते हैं? टी सेल रणनीति बनाते हैं, और रणनीति बनाने के बाद अपने स्पेशल कमांडो फोर्स को बुलाते हैं। ये स्पेशल कमांडो फोर्स कौन सा है? बी सेल। ये बी सेल सारी रणनीति टी सेल समझा देता है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसके पास 5 तरीके की गोलियां होती, ठीक है, उनमें से कौन सी गोली उसको चलाना है वो गोली चलाएगा और इसको मार देगा, धराशायी कर। उस गोली को कहा जाता है एंटीबॉडी। इस गोली को कहा गया एंटीबॉडी। ठीक है, ये एंटीबॉडी निकली कहां से? ये बीटा सेल से।
इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है, आईजी। ये आईजी साहब है हमारे बॉडी के, ठीक है। 5 प्रकार के आईजी होते हैं, आईजी ए, आईजी डी, आईजी ई, आईजी जी, आईजी एम। ये 5 प्रकार के, अलग अलग समय के लिए शरीर में ये रह सकते, 15 दिन से लेकर के 45 दिन तक इनकी उपलब्धता हो सकती है हमारे शरीर। ये एंटीबॉडी इसको पकड़ के मार देती, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र। जब हमारा शरीर एंटीबॉडी के द्वारा भी इस एंटीजन को नहीं मार पाता है, तब हमें शरीर में बाहर से कुछ चीजों को भेजना पड़ता है ताकि इसको मारो। तो हम शरीर में ऐसे विषों को भेजते हैं जो इस एंटीजन, जीवाणु, कवक, कुछ भी हो, उस विष को मारने के लिए सहायक हो। वो कहलाती हैं एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक अथवा एंटीप्रोटिक अथवा एंटीवायरल इत्यादि दवाएं। ये सब क्या होती हैं? दवाएं होती हैं। दवाएं एक प्रकार का विष है। विष किसके लिए है? जो हमारा एंटीजन है उसके विरुद्ध विष। ये बाहर से भेजा गया है, ये कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है, सिंथेटिक है, ये बाहर से भेजा गया, हमारे शरीर में नहीं बनता कहीं पे। और ये जाता है जीवाणु, कवक, जैसे एंटीबायोटिक जीवाणु को मार देगा, एंटीप्रोटिक क्या करेगा? एंटीप्रोटिक जितने भी अमीबा इत्यादि इनको मार देगा। एंटीवायरल क्या है? विषाणु को मार देगा। इसी में एंटी फंगल हो जाते हैं, वो कवकों को मार देते हैं। होता है ना, रिंग गार्ड वगैरह लगाते हैं हम लोग, वो सब क्या है? वो कवक है, वो बाहर से लगाए गए सारे हैं चीज। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम बीमारी को आने से पहले, यदि बीमारी आ गई है और इस प्रकार का जीवाणु अथवा विषाणु है जो थोड़ा सा इस ज्यादा खतरनाक वाला है, जिसके कारण से ज्यादा रोग हो रहा है, तो और लोगों को, जिसको रोग हो गया है उसको तो बचा पाना अगर संभव नहीं है, लेकिन और लोग उससे रोगी ना हो, उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र के पास उस जीवाणु, विषाणु अथवा एंटीजन का एक सुसुप्त रूप हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में भेजते हैं, ताकि प्रतिरक्षा तंत्र उसको देख ले, समझ ले, हमारे जो टी सेल हैं उसके लिए पूरी रणनीति बना ले, ताकि जब एक्चुअली में वो एंटीजन हमारे शरीर में जाए तो हम उसको मार दें। ये है यहां पर वैक्सीन। तो वैक्सीन एक प्रकार की मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल समझते हो ना? मॉक ड्रिल क्या है? मॉक ड्रिल में हम लोग जैसे मेट्रो में देखते हैं ना, मॉक ड्रिल है कि अगर आग लग गई है तो आग लगने के समय पर आप क्या करोगे, ये मॉक ड्रिल है। घटना से पहले जो तैयारी की जाती है, वैक्सीन ठीक वही है। घटना घटने से पहले जो तैयारी हो सकती है, अदरवाइज घटना नहीं होगी, फिर कांड हो जाएगा शरीर, ठीक है ना। अगर बीमारी आ गई, कोविड-19 आ गया, बचोगे नहीं, या और भी आ गया तो बचोगे नहीं। तो उसके पहले हम क्या करें? उसके जो भी तत्व हो सकते हैं उसको हम अपने शरीर में भेज दें। अब इसको भेजने के तरीके क्या होते हैं? शुरुआत में जब वैक्सीन बनी थी, सबसे पहली वैक्सीन बनी वेरिसेला और वेरियोला, वो मीजल, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन, ठीक है। चेचक जिसको कहा, छोटी माता बड़ी माता जो है, उसमें से बड़ी वाली माता जो होती थी उनके लिए वैक्सीन बनाई। तो पहले जब वैक्सीन बनाए गए तो उसमें क्या हुआ? जो मीजल्स होता था अथवा चिकन पॉक्स होता था, उसमें शरीर में छोटे छोटे चकत्ते निकल आते, वायरस उसी के अंदर भरा रहता। तो क्या करते थे? पहले उसमें से, स्किन में से वो वायरस निकाल करके उसको कमजोर किया गया, हीट किया गया, जिससे वायरस मर गया। फिर उठा करके दूसरे में इंजेक्ट कर, जब इंजेक्ट कर दिया तो देखा कि यार उसको तो हुआ नहीं, ना ही उसको चेचक हुआ, और जब चेचक फैला तो उसको, तो वहां से वैक्सीन का कुल कॉन्सेप्ट जन्म, ठीक है। तब जब हम देखते हैं तो वैक्सीन 5 प्रकार की मूल रूप से हो सकती है। पहला क्या है? यदि एक मृत एंटीजन भेज दिया जाए। मृत एंटीजन, जो एंटीजन है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, उसको लो, मार करके उसके अंदर, शरीर के अंदर भेज दो, ये मृत एंटीजन। दूसरा क्या हो सकता है? निष्क्रिय एंटीजन भेज। निष्क्रिय एंटीजन का मतलब क्या है? हमने उसको किसी चीज में पकड़ लिया, जकड़ दिया, उसके काम को रोक दिया और बस भेज दिया निष्क्रिय कर, वो भेज दो। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज, इसका जो प्रोटीन है वो भेज दो।
अगर विषाणु है तो उसका प्रोटीन, जीवाणु है तो उसका प्रोटीन, प्रोटीन भी भेज दोगे तो भी काम बनना शुरू, ठीक है। अथवा क्या है, उसका डीएनए भेज दो, अथवा क्या है, उसका आरएनए भेज दो। इनमें से कोई भी एक चीज जब आप भेज दोगे शरीर के अंदर तो वो मॉक ड्रिल का काम शुरू कर देगी। जब वो मॉक ड्रिल का काम शुरू कर देगी तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा, और प्रतिरक्षा तंत्र, अब जब वो वायरस हमारे शरीर में पहुंचेगा तो वो सामान्य रूप से रहे। अब शुरुआत में तो ये सब कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि हमने बायोटेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हम क्या करते थे, जो विषाणु मिल गया उसी का प्रोटीन वोटीन जो मिल गया वो सब कर लेते थे। लेकिन बाद में क्या किया हमने, जो जैव तकनीकी अथवा बायोटेक्नोलॉजी आई, उसकी तकनीकों द्वारा हमने अब इनमें से कुछ भी, पूरा का मृत एंटीजन को छोड़ करके, चाहे वो निष्क्रिय एंटीजन हो अथवा प्रोटीन, डीएनए, आरएनए हो, इन सब चीजों को हम लैब में ही संश्लेषित कर सकते, सिंथेसाइज कर सकते। और इस तरीके की वैक्सीन जब बनाई जाती है तो उनको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन तो मृत एंटीजन और निष्क्रिय एंटीजन को अगर छोड़ दिया है तो बाकी, चाहे उसका प्रोटीन, चाहे डीएनए अथवा आरएनए, ये सब क्या है, रिकॉम्बिनेंट माध्यम से बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके इतर भी क्या किया जा सकता है, मृत एंटीजन के प्रोटीन इत्यादि पूरे कुल प्रोटीन को भी देख लें और उसको रिकॉम्बिनेंट के द्वारा बना दें, तो वो भी संभव, पूरा का पूरा मृत एंटीजन ही बनाया जा सकता है, तो वो भी संभव है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। कुल मिला के हम करते यही है कि हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को बढ़ा देते हैं इन सब चीजों को भेज करके। इसलिए वैक्सीन पहुंचने से अगर एक्चुअली वायरस आने वाला है, उसके लिए प्रतिरक्षा हमारे पास पहले से ही होती है। यही वैक्सीन का काम होता है।